अस्सलाम एवरीबॉडी। मैं हैदर अली बिजारानी। इस वीडियो में मैं आपसे रशिया और यूक्रेन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन के हिस्टोरिकल रिलेशंस आपस में कैसे रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि 2014 में जो क्रिमियन रेफरेंडम हुआ था और क्रिमियन रेफरेंडम के बाद रशिया और यूक्रेन के आपस में रिलेशन कैसे हुए और क्रिमियन रेफरेंडम के तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया। और उसके बाद देखेंगे कि 2018 जो रिसेंट 25 नवंबर को रशिया ने यूक्रेन के नेवल शिप के ऊपर अटैक किया है, तो उस अटैक के बाद रशिया और यूक्रेन के आपस में कैसे रिलेशन हैं, और उसके साथ साथ इस अटैक के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन है रशिया के ख़िलाफ़। तो इस लेक्चर को हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो ये रहा रशिया का ऑफिशियल मैप। ये रहा रशिया का ऑफिशियल मैप, और जो रशिया की जो बॉर्डर लाइन लगती है वो 14 कंट्रीज़ के साथ लगती है। यहाँ पे नॉर्वे के साथ, यहाँ पे फिनलैंड के साथ, यहाँ पे एस्टोनिया के साथ, लेटविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन के साथ। यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन लगती है रशिया की वो जॉर्जिया के साथ, यहाँ पे अज़रबैजान के साथ, और यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो है कज़ाकिस्तान, और यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन लगती है मंगोलिया के साथ, और चाइना के साथ जो रशिया की बॉर्डर लाइन लगती है वो लगती है इस एरियाज़ में, और जो नॉर्थ कोरिया के साथ जो रशिया की बॉर्डर लाइन लगती है वो इस एरियाज़ में लगती है। तो मतलब कि 14 कंट्रीज़ के साथ रशिया अपनी बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। और जो यूक्रेन की जो बॉर्डर लाइन लगती है वो हंगरी के साथ, स्लोवाकिया के साथ और पोलैंड के साथ। और जो यूक्रेन के जो साउथ में है वो है क्रिमियन पेनिनसुला, और यहाँ पे यूक्रेन के साउथ में ब्लैक सी भी है। और जो ये आप एरिया देख रहे हैं इसे कहा जाता है सी ऑफ एजोव, और ये है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को जो पॉइंट कनेक्ट करता है उसे कहते हैं कर्च स्ट्रेट। तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है कि भाई कर्च स्ट्रेट किस एरिया को कनेक्ट करता है। तो कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को कनेक्ट करता है। तो इसे हम और जूम कर लेते हैं। तो ये रहा यूक्रेन का मैप और ये रहा रशिया का मैप। तो ये रहा क्रिमियन पेनिनसुला जो यूक्रेन के बिल्कुल ही साउथ में है, और यहाँ से आप देख लें कि क्रिमियन पेनिनसुला यूक्रेन से कनेक्टेड है, मतलब कि बाउंड्री लाइन क्रिमियन पेनिनसुला की यूक्रेन के साथ लगती है। और ये है सी ऑफ एजोव। तो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को जो पॉइंट कनेक्ट करता है उसे कहते हैं कर्च स्ट्रेट। तो यहाँ से आप एक चीज़ को नोट कर लें कि अगर किसी बंदे को क्रिमियन पेनिनसुला से जाना हो यूक्रेन, तो वो अब बिल्कुल ही इजी वे से वो जा सकता है क्योंकि इनकी बाउंड्री लाइन आपस में कनेक्टेड है। मगर अगर क्रिमियन पेनिनसुला से कोई बंदा रशिया जाना चाहता हो तो वो उससे इस सी को बीच में क्रॉस करना होगा। तो मतलब कि फिज़िकली क्रिमियन पेनिनसुला कनेक्टेड है यूक्रेन के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा यूक्रेन। इस ग्राफ को, इस मैप को हमने और जूम कर लिया, और ये रहा रशिया और ये रहा क्रिमियन पेनिनसुला। तो यहाँ से आप देख लें कि क्रिमियन पेनिनसुला यहाँ पे यूक्रेन के साथ कनेक्टेड है फिज़िकली, मगर रशिया के साथ यूक्रेन पेनिनसुला कभी भी कनेक्टेड नहीं क्योंकि इनके बीच में समंदर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा यूक्रेन का ऑफिशियल मैप, और जो यूक्रेन का कैपिटल है वो है सिम्फरपोल, और जो यूक्रेन का सबसे बड़ा जो सिटी है वो है सेवास्तोपोल। और सेवास्तोपोल वो एरिया है जहाँ पे रशिया के सीपोर्ट हैं, और रशिया के जो वार्म सीपोर्ट, जो ओनली वार्म सीपोर्ट हैं वो हैं सेवास्तोपोल में। ये आपको बात बता दूं क्योंकि जो विंटर टाइम पीरियड में, जो विंटर में जो रशियन के जो सीपोर्ट होते हैं रशिया में वो सारे जम जाते हैं, मगर सेवास्तोपोल में जो सीपोर्ट हैं रशिया के वो विंटर में भी नहीं जम जाते, जिसके तहत रशिया पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करता है। और ये रहा रशिया और ये रहा कर्च, मतलब कि जो क्रिमिया में है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्रिमिया फिज़िकली रशिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, इनके दरमियान सी है, समंदर है, मगर क्रिमिया फिज़िकली यूक्रेन के साथ कनेक्टेड है। उनकी बॉर्डर लाइन भी यूक्रेन के साथ लगती है, और इवन के यूक्रेन की तरफ से उनको इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिमिया को मिलती है। इवन के
जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो भी यूक्रेन की तरफ से क्रिमिया में आते हैं। वहाँ पे रेल की जो ट्रैक्स हैं वो भी यूक्रेन की तरफ क्रिमिया में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि इन मार्च 2014 रेफरेंडम हेल्ड इन क्रिमिया एंड क्रिमियन पीपल वोटेड टू ज्वाइन रशिया रादर देन यूक्रेन। अब मार्च 2014 में एक अजीब डेवलपमेंट हुई जिसके तहत क्रिमिया के लोगों ने कहा कि भाई हम रशिया को ज्वाइन करना चाहते हैं और हम यूक्रेन को ज्वाइन नहीं करेंगे और यूक्रेन के साथ नहीं रहेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि रशियन फेडरेशन अनेक्स्ड क्रिमियन पेंसुला, जिसके तहत उन रेफरेंडम के तहत रशिया ने उस क्रिमियन पेंसुला को अपने कंट्रोल में कर लिया। और जैसे ही क्रिमियन पेंसुला को रशिया ने अपने कंट्रोल में किया तो उस वक्त क्या हुआ कि द साउथर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ यूक्रेन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस विद द सपोर्ट ऑफ रशिया। तो जो अब अगर हम प्रीवियस स्लाइड में चले जाएं तो जैसे ही 2014 में क्रिमियन के में रेफरेंडम हुआ, उस रेफरेंडम के तहत क्रिमिया के लोगों ने कहा कि भाई हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं। तो उस वक्त ही जो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन के लोग थे उन लोगों ने कहा कि भाई हम भी रेफरेंडम करना चाहते हैं अपनी कंट्री में, या तो रेफरेंडम के तहत हम सेपरेट रहेंगे या रेफरेंडम के तहत हम रशिया को ज्वाइन करेंगे। ये भी हुआ 2014 में। मतलब कि ये तारीख की अजीब डेवलपमेंट थी। तो जो यूक्रेन के लोग जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे, साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट के लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे, उनको सपोर्ट जो कर रहा था वो कर रहा था रशिया। अब वो सपोर्ट ओपनली सपोर्ट नहीं थी, वो कोवर्ट सपोर्ट थी, वो हिडन सपोर्ट थी। मतलब कि रशिया उन लोगों को हथियार दे रहा था, बिल्कुल सीक्रेट वे से, हिडन वे से उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको ट्रेनिंग दे रहा था। इवन कि अपने लोग, अपने सोल्जर्स भी उन बागियों को दे रहा था कि आप चाहे अपने यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ लड़ सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखें हम हिस्ट्री को देखेंगे कि भाई यूक्रेन और उसके साथ साथ रशिया की कैसी हिस्ट्री रही है जिसके तहत उनके दरमियान अप्स एंड डाउन हैं, और अप्स एंड डाउन की मेन रीज़न क्या है रशिया और यूक्रेन की हिस्ट्री में। अब देखें कि तारीख में यूक्रेन रशिया का हिस्सा रहा है और रशियन एम्पायर का हिस्सा रहा है। 400 ईयर तक वो रशियन का हिस्सा रहा, रशियन एम्पायर का। और जो क्रिमिया था, क्रिमिया पेंसुला, वो था ऑटमन एम्पायर के कंट्रोल में। मतलब कि जो जिसे हम आज मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, क्रिमियन पेंसुला मॉडर्न हिस्ट्री के कंट्रोल में था। मगर क्या हुआ कि 1783 को क्या हुआ कि क्रिमिया पेंसुला के ऊपर रशिया ने कंट्रोल की, अटैक किया और रशिया को क्रिमिया पेंसुला को रशिया ने हासिल कर लिया। तो 1783 से लेकर 1853 तक जो क्रिमियन पेंसुला था वो रशिया के पास था। तो 1853 को एक क्रिमियन वार हुई जो 1853 से लेकर 56 तक लड़ी गई। वो लड़ी गई रशिया के बीच में और फ्रांस, यूके और ऑटमन एम्पायर के बीच में। मतलब फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और ऑटमन एम्पायर ने मिलकर रशिया के साथ ये जंग लड़ी जिसमें रशिया को शिकस्त हुई। और 1856 में क्रिमियन पेंसुला फिर रशिया के हाथ से निकल गया। आगे बढ़ते हैं। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में। वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने के बाद रशिया में रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया, जिसके तहत उसके बाद क्या हुआ कि क्रिमियन बिकम द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। उसके बाद क्रिमियन ने भी यूएसएसआर को ज्वाइन किया, या यूएसएसआर का क्रिमियन भी पार्ट बना। उसके बाद क्या हुआ कि जो सोवियत का जो लीडर था, जिसे 1924 में स्टालिन बिकम द लीडर ऑफ यूएसएसआर। जो 1924 में स्टालिन ही यूएसएसआर का सोवियत का लीडर बना। तो स्टालिन ने क्या किया, 1932 में स्टालिन ने आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट की यूक्रेन में। जैसे आप देख सकते हैं जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट है वो रशिया के साथ कनेक्टेड है। तो 1932 में स्टालिन जो सोवियत का लीडर था उसने यूक्रेन में आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट की, जिसके तहत यूक्रेन के 75 लाख लोग मारे गए। अब वो आर्टिफिशियल फेमाइन कैसे थी कि जो यूक्रेन में जो खेत थे उनकी जो प्रोडक्शन हुई, जो भी अनाज हुआ, वो सारा अनाज एक्सपोर्ट कर दिया गया रशिया। इवन इतनी हद तक एक्सपोर्ट कर दिया गया कि जो फार्मर्स थे, जो खेतों में काम कर रहे थे यूक्रेन के खेतों में, इवन कि उन फार्मर्स को भी कुछ नहीं दिया गया, सारा कुछ वो भेजा गया
रशिया, जिसके तहत यूक्रेन में हद से ज़्यादा आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट गई, जिसके तहत यूक्रेन के तकरीबन 75 लाख लोग मारे गए। अब ये आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट करने का जो मेन रीज़न था, जो सोवियत के लीडर था, वो यही था, वो यूक्रेन के जो लोग थे, जो यूक्रेनियन लोग थे, उनको ख़त्म करना चाहता था और उन ईस्टर्न और साउथर्न यूक्रेन के अंदर वो रशियन लोगों को बसाना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि यूक्रेन के जो यूक्रेनियन हैं उन्हें ख़त्म किया जाए और वहाँ पे रशियन लोगों को भेजा जाए और रशियन लोगों को बसाया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर वर्ल्ड वार टू रशियन फोर्स डिपोर्टेशन पॉलिसी ऑफ क्रिमियन तातार। अब क्या हुआ कि स्टालिन के बाद भी रशिया ने इस पॉलिसी को कायम रखा और उसके बाद क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार टू हुई तो वर्ल्ड वार टू के दौरान और वर्ल्ड वार टू के बाद जो क्रिमिया के अंदर जो ततार थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसको फोर्सली डिपोर्टेड किया गया, भेजा गया उज़्बेकिस्तान और उन ततार की जो एरियाज़ थी जहाँ पे वो रह रहे थे उनकी एरियाज़ में फिर भेजा गया रशियन को। मतलब कि जो 1932 में जो स्टालिन ने पॉलिसी दी थी वो पॉलिसी वर्ल्ड वार टू में भी उसके बाद भी हमें दिखाई दी। तो वर्ल्ड वार टू से पहले जो ततार कम्युनिटी के लोग थे जो क्रिमिया में, वो थे 35%। जैसे ही वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई तो उनकी पॉपुलेशन ततार कम्युनिटी की क्रिमिया में पॉपुलेशन बची 0.02%। मतलब उन्हें फोर्सली भेजा गया उज़्बेकिस्तान और उनकी जगहों पे बसाया गया रशियन को। आगे बढ़ते हैं। रशियन मूव टू क्रिमिया टू ऑक्यूपाई ततार टेरिटरी। तो रशियन वहाँ पे गए जहाँ पे ततार रहते थे, वहाँ पे उनकी टेरिटरी को रशियन ने ऑक्यूपाई कर लिया और जिस तहत आज 65% रशियन हैं क्रिमिया में उस पॉलिसी के तहत। और इन 1954 क्रिमिया रीजनल कंट्रोल ट्रांसफर टू द यूक्रेन। 1954 में जो क्रिमिया का रीजनल कंट्रोल था वो यूक्रेन को दिया गया। इवन के यूक्रेन भी सोवियत का पार्ट था, मगर क्रिमिया का जो रीजनल कंट्रोल था वो दिया गया यूक्रेन को। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन 1991 एट द फॉल ऑफ यूएसएसआर यूक्रेन बिकम द ऑटोनॉमस यूनिट। 1991 में जब यूएसएसआर सोवियत टूट गया तो उसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन पहली मर्तबा आज़ाद कंट्री के तहत दुनिया में सामने आया। जब यूक्रेन आज़ाद कंट्री के तहत दुनिया में सामने आया तो यूक्रेन का जो पार्ट था 1954 में, जो क्रिमिया था जिसे यूक्रेन को दिया गया था, तो क्रिमिया के लोगों ने कहा कि भाई हमें भी आज़ाद कर दो। उन लोगों ने यूक्रेन वालों से डिमांड की कि भाई हमें भी आज़ाद कर दो और हम भी सेपरेट कंट्री के तहत दुनिया में रहना चाहते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्हें एटोनॉमस रीजन दिया गया या एटोनॉमस रीजन के तहत क्रिमिया को आज़ाद कर दिया गया। मतलब कि क्रिमिया के पास सेपरेट पार्लियामेंट, सेपरेट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि जो क्रिमियन क्राइसिस हुआ, अब ये एक हिस्ट्री थी क्रिमिया की, उसके साथ साथ यूक्रेन की और उसके साथ साथ रशिया की आपस में रिलेशंस की। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि कैसे रशिया के टूटने के बाद कैसे यूक्रेन आज़ाद हुआ और यूक्रेन के आज़ाद होने के बाद कैसे यूक्रेन ने क्रिमिया को मतलब कि सेपरेट एक रीजन के तहत ऑटोनॉमी दे दी। अब 2013 में और 14 में जो क्रिमियन क्राइसिस हुए वो कैसे हुए, अब हम उन पे डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ कि विक्टर यानुकोविच बिकम द यूक्रेन प्रेसिडेंट। 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना और विक्टर यानुकोविच जो हद से ज़्यादा रशिया के साथ क्लोज था। उस वक्त क्या हुआ कि यूक्रेन के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करें। अब यूरोपियन यूनियन को डायरेक्टली कोई भी अगर कंट्री ज्वाइन करना चाहता हो तो वो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ पहले ट्रीटीज़ होती हैं। तो एक कुछ ट्रीटीज़ थी जिनकी डेट रखी गई और वो उस ट्रीटीज़ को ज्वाइन करने के पहले क्या हुआ कि विक्टर रिफ्यूज टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। तो विक्टर ने क्या किया कि विक्टर ने कहा कि भाई हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसके तहत जो भी यूक्रेन के लोग थे वो उनके प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के खिलाफ हो गए। उन लोगों ने धरना दे दिया, प्रोटेस्ट की और वो प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट थी। मतलब कि वो लोग कह रहे थे अपने प्रेसिडेंट से कि भाई हम चाहते हैं कि आप यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी करें और ट्रीटी के बाद आप यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करें, मतलब कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने।
तो उस वक्त जो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था उसने क्या किया कि विक्टर यानुकोविच साइन मल्टी मिलियन डॉलर ट्रीटी विद रशिया। तो विक्टर यानुकोविच ने क्या किया कि उसने, जैसे वो रशिया के साथ बड़ा क्लोज था, तो विक्टर यानुकोविच ने रशिया को ज्वाइन कर लिया और रशिया के साथ एक मल्टी मल्टी मिलियन डॉलर ट्रीटी भी साइन की। तो इससे क्या हुआ कि जो यूक्रेन के लोग थे वो उस प्रेसिडेंट के खिलाफ और ज़्यादा हो गए, बढ़ गए। उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते थे कि आप यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करें, आपने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं किया, और आपने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के बजाय आपने तो रशिया को ज्वाइन कर लिया, जिसके तहत यूक्रेन के लोग अपने प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के खिलाफ हो गए। मगर उस वक्त तक भी वो जो प्रोटेस्ट था, जो धरना था, वो पीसफुल था। अब उस यहाँ पे इस पिक में देख लें कि वो पीसफुली खड़े हैं और वो डिमांड कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंट से, और अपनी पार्लियामेंट के बाहर यहाँ पे खड़े हुए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लें। तो यहाँ तक ये प्रोटेस्ट बड़ा ही पीसफुल था। उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 2013 प्रोटेस्ट इंक्रीज्ड, प्रोटेस्ट धरना और ज़्यादा बढ़ता गया। तो उस वक्त विक्टर यानुकोविच वांटेड टू स्टॉप द प्रोटेस्टर्स, तो वो प्रोटेस्टर्स को रोकना चाहता था। विक्टर यानुकोविच जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था उसने क्या किया कि ऑन 20 फरवरी 2014 नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स किल्ड बाय द मिलिट्री। तो विक्टर यानुकोविच ने सोचा कि अगर मिलिट्री को बुलाया जाएगा तो उसके तहत जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, शायद वो प्रोटेस्ट नहीं करें, जिसके तहत विक्टर यानुकोविच ने मिलिट्री को बुलाया, जिसके तहत बहुत से लोग मारे गए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यूक्रेन में। तो जब बहुत से लोग मारे गए यूक्रेन में, तो उसके बाद ये प्रोटेस्ट ख़त्म तो नहीं हुई, मगर ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गई और उन लोगों ने वायलेंट का रूप अख्तियार कर लिया। जैसे ये देख लें कि वो लोग, उन लोगों ने यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ उन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। और ये आप देख लें उन तस्वीरों को जो यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं। अब ये वो लोग थे जो पहले पीसफुल ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाद में वो वायलेंट हो गए, और वो इतने ख़तरनाक वायलेंट हो गए कि ऑन 21 फरवरी 2014 विक्टर लेफ्ट फॉर रशिया। जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट था उनको लगा कि ये लोग बड़े वायलेंट हो गए हैं, ख़तरनाक हो गए हैं, हो सकता है कि वो मुझे कत्ल कर दें, इसलिए वो रशिया चला गया। और जैसे ही वो रशिया गया, एंड इंटरम गवर्नमेंट फॉर्म्ड एंड साइन पीस एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन। जैसे ही वो चला गया तो उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और एक इंटरम गवर्नमेंट बनी, जिसने क्या किया कि विक्टर के जाने के बाद ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट किए और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की कोशिश की। और इंटरम गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो काम किया, डिक्लेयर्ड यूक्रेन लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखें कि उन इंटरम गवर्नमेंट ने यूक्रेन लैंग्वेज को कोई ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। मतलब कि पहले जो था, पहले रशियन लैंग्वेज भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थी यूक्रेन में। इंटरम गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आज के बाद रशियन सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूक्रेन में, जो लैंग्वेज होगी यूक्रेन लैंग्वेज। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ से आप एक बात समझ लें कि जो विक्टर था वो किसके फेवर में था, वो रशिया के फेवर में था, मगर विक्टर कामयाब नहीं हुआ। इंटरम गवर्नमेंट बनी और इंटरम गवर्नमेंट ने किसको ज्वाइन कर लिया, यूरोपियन यूनियन को। मतलब रशिया को लगा कि इंटरम गवर्नमेंट ने आते ही यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, जो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट नहीं। और उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट ने दूसरा जो काम किया वो ये किया कि उन्होंने रशियन जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको भी ख़त्म कर दिया। ये भी पॉइंट मेरे लिए कोई अच्छा नहीं। और उसके साथ साथ रशिया को ये लगा कि हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के बाद कभी नेटो कंट्रीज़ को या नेटो को भी ज्वाइन कर ले यूक्रेन। तो रशिया को लगा कि अगर नेटो को ज्वाइन कर लेगा यूक्रेन तो ये मेरे लिए कोई अच्छा पॉइंट नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें रशिया के फेवर में नहीं थी। तो इसके लिए रशिया ने क्या किया, रशिया रेज्ड अगेंस्ट इंटरम गवर्नमेंट। तो रशिया ने उस इंटरम गवर्नमेंट के खिलाफ रशिया हो गया और रशिया ने कहा कि भाई जो आपका प्रेसिडेंट था विक्टर यानुकोविच, वो एक सिस्टम के तहत आपका प्रेसिडेंट बना था, इलेक्शन के तहत आपका प्रेसिडेंट बना था,
और आप उस प्रेसिडेंट को ऐसे ही हटा देते हैं, उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि ये कानून के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो रशिया इस इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया और ऐसे समझ लें कि यूक्रेन के खिलाफ हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन क्रीमिया। अब यूक्रेन में तो रशिया के खिलाफ गवर्नमेंट बनी थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, मगर जो क्रीमिया था उसमें 65% जो लोग थे वो रशियन थे, उसके पास रशियन लैंग्वेज थी, जैसे मैंने आपको बता दिया था। तो उस वहाँ पे क्या हुआ कि क्रीमिया में जो लोग थे उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट की। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब फॉल ऑफ रशिया हुआ था, फॉल ऑफ सवेत हुआ था, तो फॉल ऑफ सवेत के वक्त यूक्रेन तो एक आज़ाद मुल्क के तहत दुनिया में साबित हुआ। तो क्रीमिया पार्ट तो यूक्रेन का ही था, मगर वहाँ पे एटनॉमस रीजन के तहत रह रहे थे वहाँ के लोग यूक्रेन के साथ। जैसे ही यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया, तो उस वक्त ही 2014 में जो क्रीमिया के लोग थे, जो रशियन बैक्ड प्रोटेस्टर्स थे, वो भी यूक्रेन के खिलाफ हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई आज के बाद हम यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते और न ही कि हम क्रीमिया में जो गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, मगर हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे रेफरेंडम लाना चाहते हैं और जिसके तहत या हम ज्वाइन करेंगे रशिया को। अगर रशिया को हमने ज्वाइन नहीं किया तो हम क्रीमिया वाले सेपरेट कंट्री के तहत दुनिया में रहेंगे। अब क्रीमिया में जो 65%, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो उनकी ततार कम्युनिटी थी, जो मुस्लिम ततार कम्युनिटी थी, उनको ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पे रशियन को भेजा गया। तो इसलिए क्रीमिया में 65% ओनली रशियन हैं जो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और उनको वो इवन के वो खुद को रशियन ही समझते हैं और उनका ही रशियन कल्चर है। तो उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स थे क्रीमिया में, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टर्स इन क्रीमिया कंट्रोल्ड गवर्नमेंट पार्लियामेंट एंड अपॉइंटेड अ न्यू क्रीमियन प्राइम मिनिस्टर, जो रशियन बैक्ड प्राइम मिनिस्टर था। अब जैसे समझ लें, जब यूक्रेन की गवर्नमेंट रशिया के खिलाफ हो गई तो उस वक्त क्या हुआ कि जो क्रीमिया जो यूक्रेन के कंट्रोल में था, वो क्रीमिया के लोग यूक्रेन के खिलाफ हो गए और क्रीमिया के लोगों ने कहा कि भाई हम ना ही रहेंगे यूक्रेन के साथ और ना ही क्रीमिया की जो पहली गवर्नमेंट है हम उनके साथ रहेंगे, मगर हम यहाँ पे लाएंगे रेफरेंडम और रेफरेंडम के तहत जो हमारे लोग कहेंगे या हम ज्वाइन करेंगे रशिया को और या रेफरेंडम के तहत हम सेपरेट ही दुनिया में रहेंगे। और जिसके तहत जो प्रोटेस्टर्स थे जिनको सपोर्ट कर रहा था रशिया, उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लिया, या ऐसे समझ लें कि पूरी क्रीमिया के ऊपर उन प्रोटेस्टर्स ने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि क्रीमियन प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड रशिया फॉर मिलिट्री हेल्प। तो उस वक्त जो क्रीमियन जो प्राइम मिनिस्टर, जो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, उन्होंने कहा रशिया को कि भाई हमारी मिलिट्री हेल्प करो और हम यहाँ पे रेफरेंडम लाना चाहते हैं। और क्रीमिया में 65% क्रीमियन पीपल आर रशियन ड्यू टू द स्टालियन पॉलिसी, जो फोर्स डिपोर्टेशन पॉलिसी थी, जो वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद जो अडॉप्ट की थी रशिया वालों ने, जिसके तहत क्रीमिया में 65% रशियन लोग हैं क्रीमिया के अंदर। और सोल्जर्स कंट्रोल्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ क्रीमिया, और क्रीमिया के जो भी सोल्जर्स थे उन्होंने सारे उस कंट्री को कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि न्यू क्रीमियन प्राइम मिनिस्टर कॉल फॉर रेफरेंडम। जो न्यू क्रीमियन का प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा कि भाई रेफरेंडम होगा, और रेफरेंडम हुआ 16 मार्च 2014 को, जिसमें 83% लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्रीमिया के लोगों ने, और जिसमें जो रिजल्ट आया 96.7% पीपल कास्टेड वोट इन द रशियन फेवर। मतलब कि 100 में से 97% लोगों ने यही कहा कि भाई हम रशिया को ज्वाइन करेंगे या हम रशिया के साथ रहेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑन 18 मार्च 2014 क्रीमिया ज्वाइंस रशिया। तो एक दिन के ही बाद जो रशिया ने क्या किया कि क्रीमिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, कि रशिया ने कहा कि भाई जो रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम के तहत ही वो खुद क्रीमिया के लोग चाह रहे हैं कि वो हमें ज्वाइन कर लें। मगर इसके बाद क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, उस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बिल्कुल इस पॉइंट को कंडेम किया, इसको मानने से इनकार किया। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने
और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्होंने कहा कि भाई रशिया ने क्रीमिया के ऊपर नहीं कि क्रीमिया को रेफरेंडम के तहत हासिल कर लिया है, मगर रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया है, और जिसके तहत G8 कंट्री से भी रशिया को निकाला गया और रशिया के ऊपर मुख्तलिफ इकोनॉमिकल सैंक्शन और पाबंदियां भी लगाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि यूएस, यूके एंड नेटो कंट्रीज इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ओवर रशिया। रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए 2014 में, और उन्होंने कहा कि भाई आपने क्रीमिया को रेफरेंडम के तहत हासिल नहीं किया, मगर ऐसे समझ लें कि ये आपने तो क्रीमिया को कब्जा कर लिया है या क्रीमिया को अनेक्स्ट कर लिया है अटैक करके। और उसके बाद क्या हुआ कि ऑन 24 मार्च 2014 रशिया वाज पुट आउट फ्रॉम द G8 कंट्रीज। पहले रशिया G8 कंट्री का एक हिस्सा था, मगर इस इंसिडेंट के बाद रशिया को G8 कंट्रीज से निकाला गया है। तो G8 कंट्रीज अब नहीं, अब हैं G7 कंट्रीज, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मतलब कि जो भी इकोनॉमिकल कम्युनिटी थी वो रशिया के सब खिलाफ हो गए। उन लोगों ने कहा कि आपने क्रीमिया की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया है और उन्हें कैप्चर किया है इस बात की वजह से। अगर हम क्रीमिया में देख रहे हैं, जो क्रीमिया में जो रशियन हैं वो हैं 65%, और क्रीमिया में जो यूक्रेनियन हैं, यूक्रेन के जो लोग हैं वो हैं 15.1%। मतलब कि जो उनकी जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो पॉलिसी हुई थी, उस पॉलिसी के तहत यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रशियन भेजे गए क्रीमिया में। अब ये जो बात थी ये नाकाबिले बर्दाश्त थी यूक्रेन के लिए, और नाकाबिले बर्दाश्त थी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। अब यहाँ पे देखें कि ईस्टर्न एंड साउथर्न यूक्रेन रेस्ड अगेंस्ट यूक्रेन एंड ट्राइड टू ज्वाइन रशिया रादर देन यूक्रेन। अब क्या हुआ कि 2014 में सबसे पहला जो मेजर जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि रेफरेंडम हुआ क्रीमिया में, जिसके तहत क्रीमिया हिस्सा बना रशिया का। तो उस वक्त ही जो यूक्रेन का जो साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट था, उन लोगों वहाँ पे भी जो लोग थे वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ हो गए, और उन लोगों ने कहा कि भाई हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं या हम आज़ाद नहीं रहेंगे, रेफरेंडम के तहत हम रशिया को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये भी एक ऐसे समझ लें कि नाकाबिले बर्दाश्त बात थी यूक्रेन की गवर्नमेंट के लिए या इवन के इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के लिए। जिसके तहत क्या हुआ कि प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन यूक्रेन। यूक्रेन में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ किन एरियाज़ में? इन एरियाज़ में यूक्रेन में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और वो प्रोटेस्टर्स को जो सपोर्ट करा था इनडायरेक्टली वो करा था रशिया, और रशिया इन प्रोटेस्टर्स को हथियार दे रहा था, वेपन्स मिल रहे थे इनको रशिया की तरफ से, और ये लोग लड़ रहे थे यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ। और ईस्टर्न एंड साउथर्न यूक्रेन कंसिस्ट ऑफ 60% to 70% रशियन। जो ईस्टर्न और साउथर्न पर्सन जो यूक्रेन है वहाँ पे 60 to 70% रशियन है, क्योंकि जो स्टालिन ने जो आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट की थी उसके तहत यहाँ के लोग बहुत लोग मारे गए थे, और इन एरियाज़ में रशियन के लोग यहाँ पे आए थे, तो जिसकी तहत यहाँ पे जो हद से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो रशियन की ही है, और वो खुद को दे कंसिडर्ड देमसेल्फ रशियन, और वो खुद को रशियन ही समझते हैं, ना ही कि यूक्रेनियन वो खुद को समझते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्च 2014 टू अगस्त 2014 वाज द टाइम पीरियड ऑफ क्लैशेस। मार्च 2014 से लेकर अगस्त 2014 एक बड़ा ही टाइम पीरियड था क्लैशेस का, जो क्लैशेस चल रहे थे यूक्रेन के जो प्रोटेस्टर्स थे उनके दरमियान और यूक्रेन की गवर्नमेंट के दरमियान। अब जो यूक्रेन के जो प्रोटेस्टर्स थे, जो मलेशिया था, उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? वो कर रहा था रशिया। मतलब कि रशियन बैक्ड प्रोटेस्टर्स थे यूक्रेन के ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में, मगर रशिया यहाँ पे ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा था यूक्रेन के प्रोटेस्टर्स को। अब देखें कि 2014 में सीज फायर हुए, जंगबंदी हुई, मगर वो नाकाम गया, वो एग्रीमेंट नाकाम हुए। 2015 में भी एग्रीमेंट हुए जो जंगबंदी के लिए थे, वो भी नाकाम हुए। 2016 में भी एग्रीमेंट हुए जंगबंदी के लिए, मगर वो भी नाकाम गए। तो अब यहाँ पे ये बात देखेंगे कि रशिया इतना क्रिमियन पेनिनसुला के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, आखिर वो कौन सा बड़ा रीज़न है जिसके तहत वो क्रिमियन पेनिनसुला को हद से ज़्यादा हासिल करना चाहता है। अब यहाँ से देखें
कि रशियन ओनली वार्म वाटर सीपोर्ट जो है वो है सेवास्तोपोल में, क्रिमिया के सेवास्तोपोल में रशियन का ओनली वार्म वाटर सीपोर्ट है, क्योंकि रशिया के जो अपने नार्थरन में सीपोर्ट हैं वो सर्दियों में जम जाते हैं, जिसके तहत वहाँ से ट्रेड नहीं हो सकता। तो सेवास्तोपोल ऐसा एक वार्म वाटर सीपोर्ट है जो सर्दियों में भी कभी नहीं जम जाता, जिसके तहत रशिया पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करता है। तो क्या हुआ था कि 2014 से पहले जो क्रिमिया था वो किसके कंट्रोल में था, वो था यूक्रेन के कंट्रोल में। मतलब कि क्रिमिया था तो ऑटोनमस रीजन, मगर कंट्रोल में था यूक्रेन के। तो यूक्रेन ने कहा था 2014 से पहले कि भाई हम 2017 में सेवास्तोपोल में जो रशियन रह रहे हैं या जो रशियन का सीपोर्ट है वहाँ पे जो हमने किराए पे या रेंट पे दिया हुआ है रशियन को, हम वो वापस कर लेंगे। तो रशिया को लगा कि हो सकता है कि अगर 2017 में यूक्रेन वाले जो हमारा सीपोर्ट है सेवास्तोपोल में अगर वो हमसे वापस ले लेंगे तो हम कैसे ट्रेड करेंगे दुनिया के साथ विंटर के टाइम पीरियड में। तो कहा जाता है कि इस बातों की ही वजह से क्रिमिया के लोगों को रशिया ने उठाया अपनी क्रिमियन गवर्नमेंट के खिलाफ और इवन के यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि क्रिमिया में ही 65% जो पॉपुलेशन है वो है रशियन की। तो ये ही एक बड़ा मेजर पॉइंट था जिसके तहत यहाँ पे क्रिमिया में स्ट्राइक्स हुए, या ये कहें कि ये सेवास्तोपोल के जो सीपोर्ट हैं जो रशिया के जो वार्म वाटर सीपोर्ट हैं, ये एक बड़ा मेजर पॉइंट या बड़ा फैक्टर है, मेजर फैक्टर है जिसके तहत क्रिमियन पेनिनसुला रशिया को चाहिए और जिसके तहत रशिया पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सके। अब आगे बढ़ते हैं 2018 की तरफ। अब 2018 में क्या हुआ कि हम अगर यूक्रेन और रशिया को देखें कि डायरेक्टली रशिया ने कभी भी यूक्रेन के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट नहीं किया और डायरेक्ट ना ही यूक्रेन को के ऊपर कभी भी रशिया ने हमला किया। मगर 2018 में क्या हुआ, पहली मर्तबा क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन की तरफ रशिया ने पहली मर्तबा हमला किया। वेरी फर्स्ट टाइम रशिया ओपनली इन्वॉल्व इन यूक्रेन इशू, वेरी फर्स्ट टाइम रशिया ओपनली यूक्रेन के इशू में इन्वॉल्व हुआ। अब वो क्या था कि ऑन 25 नवंबर 2018 को रशियन यूक्रेन के कुछ शिप्स थे जो जा रहे थे, जो कर्च स्ट्रेट को क्लियर करते वक्त उनके ऊपर जो यहाँ से आ रहे थे यूक्रेन के कुछ 3 शिप्स थे, जहाँ पे इस कर्च स्ट्रेट के इस एरिया में रशिया ने इन 3 शिपों के ऊपर अटैक कर दिया और इवन के जो उनके 6 सेलर्स थे उनको भी अपने कंट्रोल में उन लोगों ने कर दिया। अब क्या था, जब ये 25 नवंबर 2018 को जो ये अटैक हुआ उसके तहत जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उन सब ने कंडेम किया और कहा कि भाई रशिया ने ये बिल्कुल ही इलीगल एक्ट किया है और इवन के उन्होंने यूनाइटेड नेशन के कानून को तोड़ा है। तो यूक्रेन ने कहा कि भाई हमारे शिप्स थे, हम अपने शिप्स लेके जा रहे थे इस कर्च स्ट्रेट को क्लियर करके, हम जाना चाहते थे ओडिशिया जो यूक्रेन का ही एक सिटी है, हम वहाँ पे जाना चाहते थे। मगर जब हम कर्च स्ट्रेट में पहुँचे तो उस वक्त रशिया ने हमारे ऊपर अटैक कर लिया और हमें कैप्चर कर लिया। तो उस वक्त क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने इमरजेंसी मीटिंग रखी और इमरजेंसी मीटिंग में जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे जैसे कि यूक्रेन और बहुत सी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज थी, वो सारे रशिया के ख़िलाफ़ हो गए और उस एक्ट को कंडेम किया। तो उस वक्त रशिया ने कहा कि भाई जो यूक्रेन की जो शिप्स थी वो हमारी एरियाज़ में आई थी जिसके तहत हमने उनके ऊपर हमला किया। और रशिया का ये भी कहना था कि उन शिपों के अंदर, उन शिप्स के अंदर हथियार थे जिसके तहत हमें लगा कि शायद वो हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं, जिसके तहत हमने उन लोगों को या उन शिप्स को कंट्रोल कर लिया। मगर यूक्रेन के तहत कि वो शिप्स जाना चाहती थी ओडिशिया, जिसके तहत वो उन कर्च स्ट्रेट को क्रॉस करके वो उन एरियाज़ में जाना चाहती थी। तो उस वक्त वहाँ पे इस कर्च स्ट्रेट के करीब ही रशिया ने हमारे ऊपर अटैक किया। अब क्या हुआ कि रशिया वॉयलेटेड 2003 ट्रीटी एंड यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी। अब ये है कि जो यहाँ पे रशिया ने इस
कर्च स्ट्रेट के करीब जो यूक्रेन की शिप के ऊपर हमला किया, तो उस वक्त ऐसे समझ लें कि रशिया ने 2003 में जो ट्रीटी हुई थी उसको भी वायलेट किया, और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के जो लॉ ऑफ सी है उसको भी वायलेट किया। अब 2003 में एक ट्रीटी हुई थी जिसके तहत ये कहा गया था कि भाई जो कर्च स्ट्रेट है या सी ऑफ एजोव है उसको यूक्रेन भी यूज़ कर सकता है, और इवन उनको रशिया भी यूज़ कर सकता है। तो जब यूक्रेन उसको यूज़ कर रहा था, मतलब कि 2003 की ट्रीटी के तहत उसको यूज़ करके ओडिशिया जाना चाहता था, तो क्यों यहाँ पे रशिया ने उनके ऊपर अटैक किया? मतलब कि रशिया ने इसके ऊपर अटैक करने का यही हम रीज़न समझ सकते हैं कि रशिया ने 2003 की ट्रीटी को वायलेट किया, और इवन उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के लॉ ऑफ सी को भी वायलेट किया। अब इनके हालात, अब इनके रिलेशन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कभी कभी तो ये लगता है कि शायद इनके दरमियान जंग छिड़ जाए, और कहीं कहीं पे डिस्कशन में ये भी हमें मिलता है कि हो सकता है कि ये इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये दोनों कंट्रीज़ वर्ल्ड वार 3 को लीड करें। मगर नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्रेन इतना पावरफुल नहीं जितना रशिया पावरफुल है, तो ये कभी भी वर्ल्ड वार 3 को लीड नहीं कर सकते। अगर इनमें जो जंग हुई तो उस जंग में भी यूक्रेन को हद से ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मगर देखें आगे इनमें क्या होता है। तो ये था मेरा लेक्चर रशिया और यूक्रेन के ऊपर, जो मैंने बिल्कुल ही डिटेल में आपको बताया रशिया और यूक्रेन के ताल्लुकात के बारे में। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रिमिया कैसे यूक्रेन का हिस्सा था और कैसे यूक्रेन से चला गया रशिया की तरफ, और रशिया ने क्यों क्रिमिया को हासिल कर दिया वो भी मैंने बता दिया। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो ईस्टर्न और साउथर्न यूक्रेन के लोग हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। मतलब कि मैंने इस लेक्चर को हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।